दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों कई दिन के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है, क्योंकि दोस्तों अभी पीजीटी केमिस्ट्री के इंटरव्यू चले हुए थे, तो बच्चों को थोड़ा गाइड करने में, उनकी हेल्प करने में थोड़े बिजी थे। उससे पहले पीजीटी कॉमर्स का रिजल्ट आया था, सबसे ज़्यादा 23 सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से हुए थे, उन बच्चों से भी फिर बात करनी थी। तो चलो दोस्तों, ये दौर तो हुआ ख़त्म। आज पीजीटी कॉमर्स के इंटरव्यू ख़त्म हो गए हैं और लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक आप लोगों के रिटन और इंटरव्यू के नंबर डाल दिए जाएंगे। और पहले की तरह इस बार भी सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन रहेंगे वो हमारे इंस्टीट्यूट से चाणक्य से ही रहेंगे। अब दोस्तों जो नंबर आएगा नेक्स्ट इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, वो आएगा हमारे साथियों के जिन्होंने पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अपनी लिखित परीक्षा दी है। उनका रिजल्ट उम्मीद करते हैं हम 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि एचपीएससी अपना काम बड़े ही फेयर और फास्ट तरीके से करने जा रही है। कोई भी धांधली नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल एक परफेक्ट ऑर्डर में जो काम होता है वो यहाँ पर होने लग रहा है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि सभी साथियों का जिसने मेहनत की है, जिसने पूरी लगन से इसके लिए तैयारी की थी, उसका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा और फिर वो इंटरव्यू देने के लिए जाएगा। तो दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये कुछ चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन हमारे साथी कुछ नए होंगे, हमसे पहली बार जुड़ने जा रहे हैं, तो उनको भी कुछ चीज़ें बता दी जाए। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि आप नए हो, पहली बार आप हमारे YouTube चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी इसके बारे में बताइए। चलो वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम बात करते हैं कि जब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो हमारे को किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप औरों से अलग हो। आप औरों से अलग कैसे हो? क्योंकि आप एक भीड़ को छोड़कर, एक भीड़ से निकलकर एक मुकाम पर आए हो। क्योंकि आपके बहुत सारे साथियों ने एस्टेट दिया, उनका एस्टेट क्वालिफाई नहीं हो पाया होगा, आपने एस्टेट क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर आपने लिखित परीक्षा दी, आपने लिखित परीक्षा भी पास की और आप अब इंटरव्यू के लिए तैयार हो, यानी इस लिस्ट में आ चुके, तो औरों से तो अलग आप हो गए। तो पहले तो आपने ये फीलिंग लेके आनी पड़ेगी, यानी आपने पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि मेरे में औरों से कुछ अलग बात तो बिल्कुल है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि जो भी मेरे से साथी जुड़ते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप सेल्फ मोटिवेट हुइए। ठीक है, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए, अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करिए, उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ेंगी। यदि आप ही ये सोचोगे नहीं मेरे से इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, मैंने तो आज तक फेस नहीं किया, मैं तो घबराता हूँ, तो काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग के अंदर आपने ये चीज़ रखनी है कि मैं औरों से अलग हूँ और इंटरव्यू के अंदर मेरे को अच्छे नंबर मिलेंगे। इंटरव्यू कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब इंटरव्यू की तैयारी करने में बाकी और किन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हो, अब आप इकोनॉमिक्स के टीचर बनने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, उसका गहन आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ जानकारी तो दोस्तों आप जो रिटन क्वालिफाई करके आए हो, तो वहाँ पर अपने आप को आपने प्रूव कर दिया है कि मेरे को अपने सब्जेक्ट की जानकारी है। ठीक है, फिर भी दोस्तों आपने जिन क्लासों को आप पढ़ाओगे, खासकर 11th-12th को, तो 11th-12th के अंदर जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और उन्हीं से रिलेटेड आपको फिर जो डेमो के लिए टॉपिक तैयार करने हैं, तो वो भी आपको उन्हीं से तैयार करने पड़ेंगे। तो यानी कहने का अभिप्राय यह है कि आपको जो आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको 11th-12th की एनसीईआरटी से जुड़े हुए टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। एक तो ये हो गया। कई बार दोस्तों हम ऐसी गलती कर बैठते हैं, हम 11th-12th के अंदर जो चीज़ें होती हैं खाली वो चीज़ें हमने कर ली, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में जो इकोनॉमिक्स है, या हम न्यूज़पेपर के अंदर इकोनॉमिक्स से जो रिलेटेड चीज़ें आती हैं,
और जो हमारे जीवन का पार्ट है इकोनॉमिक्स से, उनकी छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते और इंटरव्यू के अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि जो शुरुआत होती है और जो ख़त्म भी होती है वो जो डेली लाइफ के अंदर इकोनॉमिक्स हमारा जो पार्ट है उसी पर ख़त्म हो जाती है, वो आपके 11th-12th वाले सब्जेक्ट पे जाते ही नहीं। तो मेरा कहने का यहाँ पर अभिप्राय है कि आप अपने सब्जेक्ट को 11th-12th का ये भी कीजिए और डे टू डे लाइफ में जो पार्ट हमारे इकोनॉमिक्स का हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट को लेकर गवर्नमेंट की कोई अलग से पॉलिसी आई है या आपका सब्जेक्ट किसी पॉलिसी का हिस्सा है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे केमिस्ट्री का इंटरव्यू देने के लिए गए बच्चे, मैं पहले भी कहता था उनको, उन्होंने सब्जेक्ट तैयार कर लिया, अच्छा सब्जेक्ट, क्योंकि पहले भी था बहुत सारे बच्चे पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जैसे केमिस्ट्री के डेली लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें यूज होती हैं हमारे, जो हम घरों के अंदर यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, उनके बेसिक उन्होंने फार्मूले पूछ लिए और उन बच्चों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। बोले कि सर में आपने बताया तो था लेकिन हमारे को ध्यान नहीं रहे, हमने नहीं किए ये। तो दोस्तों ये तो आपको करने पड़ेंगे। कोई भी सब्जेक्ट जिसका हम इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उसका जो हिस्सा हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है ना, उसकी बेसिक जानकारी हमारे को होनी चाहिए। तो पहला तो आपने ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे को सब्जेक्ट अपना किस तरह से तैयार करना है इंटरव्यू के लिए, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का जो टीचिंग मेथड होगा उसके अंदर जो टीचिंग मेथड यूज होंगे दोस्तों वो अलग होंगे। आप ये देखना, जो मैथ्स है, मैथ को पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड अलग होते हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी अलग है। आप साइंस को पढ़ाते हो, साइंस की टीचिंग मेथडोलॉजी अलग है। आप हिस्ट्री को पढ़ाते हो, हिस्ट्री के अंदर टीचिंग मेथड अलग यूज होते हैं। तो इस तरह से आपका जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, उसके अंदर कौन कौन से टीचिंग मेथड चलेंगे, उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। दोस्तों आपके पास नॉलेज तो है लेकिन वो आपको बच्चों तक रखनी है, वो किस तरह से रखोगे इसकी जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए। तो एक दूसरा पक्ष आपको ये पता होना चाहिए। तीसरा दोस्तों, आप जिस देश के वासी हो, जिस राज्य के आप निवासी हो, वहाँ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम हरियाणा के अंदर रहने वाले हैं या आप हरियाणा के अंदर नौकरी करोगे, जिस राज्य के अंदर आप नौकरी करने जा रहे हो वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, वहाँ की जो मुख्य चीज़ें हैं, वहाँ के खान पान, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की संस्कृति, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक दूसरा पक्ष आपका ये है इंटरव्यू का, यानी आपको हरियाणा जीके, और अब कॉमर्स के अंदर जो देखा गया वो हरियाणा जीके से हटके दोस्तों इंडिया, जो भारत की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए, खासकर पढ़े लिखे को, तो उनके बारे में भी हमारे को पता होना चाहिए। कितनी स्टेट्स हैं, कौन सी स्टेट के साथ किसकी बाउंड्री लगती है, ये नॉर्थ में कौन कौन से हैं, साउथ में कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन से हैं, ईस्ट में कौन से हैं, वेस्ट में कौन से, तो इनकी जानकारी हमारे को पता होनी चाहिए। कौन से राज्य का सीएम कौन है, विधानसभा क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, सीएम का चुनाव कैसे होता है, पीएम का चुनाव कैसे होता है, रिसेंट में जो चीज़ें आपकी चली हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, जैसे अभी अमेरिका के नए प्रधानमंत्री बने थे, उनकी अब क्या पॉलिसी डिसाइड की है उन्होंने व्यापार के लिए, टैक्स के लिए। तो बेसिक चीज़ें, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हरियाणा, इंडिया और इंटरनेशनल की कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों, हरियाणा सरकार को शिक्षा को लेकर, खासकर महिलाओं को लेकर अभी एनईपी लागू हो जाएगी, तो उसको लेकर हरियाणा गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो अब बात आती है, जैसे कुछ हमने अब इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बाद फिर जो शुरू होता है कि आप कैसे अंदर एंट्री करनी है, आपने कैसे वहाँ पर बैठना है, उसके बाद आपको अपना परिचय देने के लिए कहा जाए तो आप कैसे अपना परिचय दोगे। जब दोस्तों परिचय की बात आती है तो यहाँ पर कहा जाता है कि आप बताइए, वो खाली जब बताने के बारे में पूछेंगे ना, तो वो आप अंदर जाओगे इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे। या तो आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, बताइए अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए,
या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप कभी पढ़ाया है आपने कभी, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आता है कि अभी आप क्या करते हो। तो दोस्तों ये तीनों जो क्वेश्चन हैं इनके आपने अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करके जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 10वीं क्लास से लग जाएंगे, मैंने 10वीं क्लास ये की थी, मेरे नंबर इतने आए, तो उसके बाद 12वीं की इसमें नंबर इतने आए, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में सेकंड। दोस्तों इतनी राम कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एसपीएससी के मेंबर ही अपने आप या जो वहाँ पर मौजूद सदस्य वो कह देते हैं कि ग्रेजुएशन से बताइए आप अपना परिचय। तो वो ये देखना चाहते हैं कि इसने ग्रेजुएशन कब की है, गैप ईयर तो नहीं है। तो आपने ग्रेजुएशन से ये बताना, 12 से भी बता सकते हो ना। तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपकी आइडेंटिटी की उन्होंने कोई नहीं लेना, वो बताना ही नहीं है। तो आपने ग्रेजुएशन की है, आपने पीजी की है, आपने बीएड की है, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में फिर आपने बताना है, ठीक है। हो सकता है कि 2-4 जो क्वेश्चन है वो इन्हीं से पूछ लें। उसके बाद दोस्तों फिर आप हरियाणा जीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप इन्हीं में से बताने के बाद फिर एक आधा हरियाणा जीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, आपने जो उत्तर देना है दोस्तों, उत्तर देते समय आपसे कोई भी प्रश्न किया जाए तो उत्तर देते समय आपका कॉन्फिडेंस चेक होगा। कई बार हम ऐसे साथियों को देखते हैं जिनको उसका उत्तर नहीं पता होता किसी क्वेश्चन का, लेकिन वो कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, बड़े अच्छे ढंग से वो उत्तर देते हैं। या आपके अंदर इस तरह की कला होनी चाहिए जिसका प्रश्न का उत्तर आपको नहीं भी आता है तो सामने वाले को ये ना लगे इसको आ नहीं रहा, तो आपके अंदर ये कला भी होनी चाहिए। आपने इंटरव्यू के अंदर सामने वाले को खुश करना है, ये देख, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। जो भी मेंबर पर्सन पूछेगा उससे आई कांटेक्ट होना चाहिए, नज़र मिलाकर आपने उससे उत्तर देना है। अब कई बार हम ये कह देते हैं, वो पूछते हैं कि बताइए ये प्रश्न बताइए, आप कह देंगे सर मेरे को तो नहीं आता। आप ये बोलिए ना सर मैंने पढ़ा तो है लेकिन मेरे को ध्यान नहीं है, क्योंकि पढ़ के तो आप कहीं ना कहीं वो आए हो। अब दोस्तों मैं एक आपको बताता हूँ कि सामने वाले को किस तरह से एक छोटी सी भी चीज़ सामने वाले को इम्प्रेस कर जाती है। अब मैंने पहले बच्चों को बताया था कि यदि आपसे ये पूछ लिया जाए आपकी अचीवमेंट क्या है तो क्या बताओगे। इसी तरह का जो पर्सन है, एक लड़की सुनैना राठी जिसका पीजीटी कॉमर्स में सिलेक्शन हुआ, उससे पूछा गया कि आपकी कोई अचीवमेंट बताइए। मैंने उसको पहले ही बताया था कि आपने उत्तर इसी तरह से देना है कि सर मेरी तो लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि आज आप जैसे विद्वान व्यक्तियों के सामने मेरे को अपना परिचय, अपना इंटरव्यू देने का मौका मिला है, तो मैं तो इसको सबसे बड़ी अचीवमेंट मानती हूँ। जैसे ही उसने ये उत्तर दिया सामने वाले बिल्कुल खुश हो गए। उन्होंने कहा कि अरे नहीं, हम तो आपने महान बना दिए, इतने हम ऐसे नहीं हैं, ठीक है। तो मतलब वो सामने वाला बिल्कुल खुश हो गया। और इंटरव्यू के अंदर उसको कितने नंबर मिले, इंटरव्यू के अंदर नंबर मिले ऐसा उत्तर देने पर 8.73, रिटन के अंदर 87 नंबर थे, इंटरव्यू के दम पर उसका सिलेक्शन हो गया। 93, 95 वाला भी इंटरव्यू के अंदर रह गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर इस तरह की कला होनी चाहिए कि सामने वाले को आप प्रभावित कर सको, ठीक है। कंफ्यूज आप जिस क्वेश्चन में हो जाओगे फिर नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वो आपसे पूछते हैं कई बार हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या है सिचुएशन के अंदर। वो हमारे को कई बार सिचुएशन क्वेश्चन दे देते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह से कह दिया कि मान लीजिए आप क्लास के अंदर गए, पहले दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है और क्लास के अंदर जाते हो, आपको देखकर क्लास के बच्चे हूटिंग करने लग जाते हैं, आप कैसे करोगे या फिर हैंडल कैसे करोगे। या क्लास के 2 बच्चे शराब पी के क्लास के अंदर आ गए हैं, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। या फिर आप क्लास में पढ़ा रहे हो, अचानक 2 बच्चों ने झगड़ा शुरू कर दिया कि आप क्या करोगे। आप की क्लास की एक लड़की है, उसके पेरेंट्स को आगे नहीं पढ़ाना चाहते, वो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो आप आगे क्या करोगे, ठीक है। आपकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हो जाती है, यातायात का कोई साधन नहीं है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे।
तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, उस सिचुएशन के आधार पर वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेक करते हैं, तो वहाँ पर भी बड़े आपने सोच समझकर उत्तर देना पड़ेगा। तो ये तो बात रही ये। उसके बाद दोस्तों एक तो दोस्तों आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी मैटर करती है, एक तो हमारा संचार कौशल यानी हमारी कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो भी बड़ी मैटर करती है। हम कई बार जैसे डेली लाइफ के अंदर यूज़ होने वाले जो वर्ड है ना, हमारे को पता नहीं चलता, रूटीन में हम हर एक व्यक्ति का एक तकिया कलाम हो जाता है। जैसे एक दो बच्चे के मैंने इंटरव्यू लिए थे, मॉक इंटरव्यू, हर बात पे वो कहता था मतलब, इसका मतलब, तो हर वर्ड के लाइन के बाद वो मतलब यूज करता है। तो ये इस तरह के जो वर्ड हैं हमारी कम्युनिकेशन के अंदर ना होने चाहिए। हमारी कम्युनिकेशन प्रभावी और जो शब्दों का चयन है ना, वो प्रभावशाली होना चाहिए। जब शब्दों का चयन हमारा प्रभावशाली होगा तो इंटरव्यू के अंदर अच्छे अंक मिलेंगे। उसके बाद हमारी बैठने की बॉडी लैंग्वेज, कई बार हम ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं, कई बार फिर ऐसे बैठ जाएंगे, गर्दन ये करके, बिल्कुल आपने स्पष्ट इस तरह से गर्दन सामने, चेहरे पर हल्की स्माइल, इस तरह से सामने बैठना है। हाथों को हम कई बार क्रॉस करके बैठते हैं, ऐसे ये नहीं बैठेंगे यहाँ पे। कई बार हम हाथों को उत्तर देते समय ऐसे घुमाते रहते हैं, ये भी नहीं होगा। या तो हाथों को ऐसे रख लीजिए या ऐसे रख लीजिए, अपने पैरों पर रख लीजिए। तो यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, और सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे करते थे कि मैंने क्वेश्चन बोल दिया, या वो वहाँ पे भी क्वेश्चन बोलेंगे, आपको पूछेंगे, आप कहोगे सर दोबारा बताना, दोबारा बताना, दोबारा बताना। ऐसा नहीं, आपने बड़े ही अटेंटिव होके सामने वाला जो पर्सन पूछता है, हाँ हो सकता है कि एक आधे क्वेश्चन में हमारे को समझ में नहीं आए तो हम दोबारा पूछ सकते हैं। आप हर एक क्वेश्चन के बाद ये कहोगे कि सर दोबारा बताइए, वो बड़ा नेगेटिव जाएगा। तो आपने बड़े ध्यान से सामने वाले को सुनना होता है, और उसके बाद थोड़ा सा आपने विचार करके 2-4 सेकंड का, तब अपने जब सामने वाले का प्रश्न पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर अपना उत्तर शुरू करना है। और ये पूछना है, जैसे कई बार मैं ये पूछता था बच्चों से यहाँ पे जो इंटरव्यू देते थे, व्हाट इज ये टीचिंग मेथड क्या है, या टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है, टीचिंग मेथड क्या है। जैसे ही मैंने टीचिंग मेथड का नाम पूछा कि टीचिंग मेथड क्या है, बहुत सारे बच्चे कह देते हैं ये लेक्चर मेथड, ये मेथड, वो मेथड। मैं टाइप्स नहीं पूछ रहा था, टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था व्हाट इज टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड क्या है। तो वो बताने लग जाते टाइप्स, ये गलत है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपसे जो प्रश्न पूछा जाए ना, उसी का आपने उत्तर देना है। तो ये चीज़ें हम फिर बहुत सारे बच्चों को दोस्तों, अब डेमो होती है, आपकी डेमो होती है तो बहुत सारे बच्चों को बोर्ड राइटिंग का ही नहीं पता, कैसे क्या लिख रहे हैं। अब यहाँ से लिखना शुरू कर दें, ऐसे ऐसे, मैं इस साइड से लिखना शुरू कर दूँ, बिल्कुल गलत है। या फिर सारे इस साइड से लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे लिखना शुरू कर देता हूँ, ये भी गलत है, क्योंकि पीछे वाले को दिखे ही नहीं गा। दोस्तों हमारे जो लिखने का जो तरीका होना चाहिए, हमारा 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, इस तरह से, ये एंगल होना चाहिए हमारा इस तरह से, ताकि ऐसा नहीं, ये इस तरह का होना चाहिए हमारा एंगल। उसके बाद जब आपको, हाँ जब हम लिखना शुरू करेंगे साथ के साथ हम बोले भींगे, बीच में कई बार हम बच्चे से क्वेश्चनिंग भी कर लेते हैं। और जब आपको साफ करने के लिए बोला जाए तो बहुत सारे बच्चे को यही नहीं पता बोर्ड कैसे साफ करेंगे। ऐसे नहीं होगा साफ, वर्टिकली होगा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ताकि हमारे कपड़ों पर डस्ट ना आए, क्लास के अंदर डस्ट ना, मैं ऐसे करने लग जाऊंगा तो हमारे पे ही आएगी। तो ये दोस्तों कुछ, और ये खाल इंटरव्यू के अंदर कुछ बच्चों से करा के देखा गया, बोर्ड पे उनको भेजा गया और फिर उनसे बोर्ड को रब करवाया गया। हाँ, बोर्ड के ऊपर राइटिंग भी आपकी इस तरह से होनी चाहिए ताकि आपकी क्लास के अंदर बैठा जो पीछे बच्चा है ना, उसको भी स्पष्ट तौर पर वो दिखाई दे जाए। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं कुछ बेसिक, इन चीज़ों के आधार पर आपका इंटरव्यू चलता है। और दोस्तों मैं फिर भी कहता हूँ, लक भी चीज़ होती है, लक भी बड़ा होता है। तो लक तो है ही है,
लेकिन आपको तैयारी करने के जाना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव माहौल में रहकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अच्छे व्यक्तियों का जो मार्गदर्शन मिलेगा वो आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। तो इसलिए हमेशा आपने अच्छे और सकारात्मक व्यक्तियों के संपर्क में रहना है, तभी आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक आपको जीवन के अंदर यदि आपको एक अच्छा मोटिवेटर मिल जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट कर देगा आपकी लाइफ के। आपको एक अच्छा मोटिवेशन जो मिल जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। तो आप ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और दोस्तों एक बार फिर मैं कहता हूँ, यदि आप हाँ, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों सारी चीज़ें हैं। आपने मॉक इंटरव्यू देने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं। मॉक इंटरव्यू तो आपने दे भी दिए, उसके बाद आपको फीडबैक भी मिलना चाहिए। फीडबैक भी आपको मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इन सारी चीज़ों को आपने इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए आपने मॉक इंटरव्यू देने पड़ेंगे। और मॉक इंटरव्यू देने के बाद दोस्तों आपको फीडबैक मिलना चाहिए, ठीक है, कि क्या कमी रही है। और फिर उसके बाद आपने बार बार जिस उसमें पक्ष में आप कमज़ोर पड़ते हो, उसके लिए फिर आपने बार बार तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से ये जो प्रोसेस है हमारा जो इंटरव्यू का चलता है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो गाइडेंस है बहुत सारे बच्चों के काम आई है, आप लोगों के भी काम आएगी। बहुत सारे बच्चे जो हमसे यूट्यूब से भी जुड़े हैं उनके भी फ़ोन आते रहते हैं। तो दोस्तों आप यदि पहली बार हमारे YouTube से जुड़े हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और औरों से भी लाइक करवाइए। अभी 4000 सब्सक्राइबर हैं, उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ही दिनों में इसको 1 लाख तक पहुंचा दोगे। ठीक है, तो दोस्तों आप को यदि इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, मॉक इंटरव्यू देने हैं, तो आप प्ले स्टोर पर आ जाइए। वहाँ पर एडुचाणक्य नाम की ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए और शुरू कर दीजिए अपनी इस जंग को। विजेता आप बनोगे। जितने बेहतरीन जितने अच्छे ढंग से हथियारों के साथ, जितनी अच्छी तैयारी के साथ जंग के मैदान में जाएगा, विजेता वही बनकर लौटता है। आधे अधूरे के मन से ना तो परीक्षा पास होती है, ना कोई भी काम होता है। तो दोस्तों ये जो आपका इंटरव्यू है, इसको आप एक जंग के तौर पर लीजिए। आप पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका है तो आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हो। तो कुछ ही देर में लौटेंगे दोस्तों, फिर आपको केमिस्ट्री का रिजल्ट बताएंगे कि कितने हमारे सिलेक्शन हुए हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।